चाहे वो सीआरपीसी का सेक्शन 304 हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A या फिर सीपीसी का ऑर्डर 33, इन तीनों ही कोड में इन प्रोविजन के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी गरीबी की वजह से जस्टिस से डिनाई ना किया जाए या न्याय की प्राप्ति में बाधा ना बना जाए। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर हो, न्याय सबके लिए बराबर होता है और ये सबके लिए इक्वली अवेलेबल होना चाहिए। और यही व्यवस्था की गई है सीपीसी के ऑर्डर 33 के अंतर्गत, जिसको हम सूट बाय अ इंडिजेंट पर्सन के नाम से जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी इंडिजेंट पर्सन के जो मेन प्रोविजंस हैं ये क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, इनके द्वारा एप्लीकेशन कैसे दिया जा सकता है, इनके एप्लीकेशन को विड्रॉ किया जा सकता है या नहीं, या रिजेक्ट करने की कंडीशन में क्या क्या उनको रेमेडीज अवेलेबल हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। सीपीसी के ऑर्डर 33 में बताए गए इंडिजेंट पर्सन या गरीब व्यक्ति से मतलब वो दरिद्र व्यक्ति होता है, वो अत्यधिक गरीब व्यक्ति, पाउपर पर्सन होता है जिसके पास कोर्ट के प्लेंट के अंतर्गत दी गई फीस को जमा करने के, उनको अदा करने के पैसे तक नहीं होते। ऑर्डर 33 के अंतर्गत दिए गए इंडिजेंट पर्सन से मतलब उस व्यक्ति से है कि अगर किसी प्लेंट में कोई प्रिस्क्राइब एक फीस बताई गई है तो वो उसको जमा नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है, अनेबल है, या फिर अगर कोई वहां पे प्रिस्क्राइब फी नहीं दी गई है तो यहां पे उस इंडिजेंट पर्सन के पास, उस गरीब व्यक्ति के पास उसकी टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ मिलाकर 1000 रुपए से ज्यादा ना हो तो इस व्यक्तियों को एक इंडिजेंट पर्सन कंसीडर किया जाता है। इसी के साथ ही साथ एक इंडिजेंट पर्सन की कंडीशन को डिसाइड करते टाइम इसमें यह प्रोविजन बताया गया है कि उसमें जब डिसाइड किया जा रहा हो, जब डिटरमाइन किया जा रहा हो तो उस टाइम पे सब्जेक्ट मैटर को भी उसमें एक्सक्लूड रखा जाएगा, सब्जेक्ट मैटर को नहीं जोड़ा जाएगा जो भी उस प्लेंट में, उस सूट में सब्जेक्ट मैटर है। और इसके अलावा वो प्रॉपर्टीज जो एक डिक्री के अंतर्गत उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसको अटैचमेंट करने से मना किया गया, उसको एक्सक्लूड किया गया है, उसको भी इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें यह दिया गया है कि एक इंडिजेंट पर्सन जब कोर्ट को एप्लीकेशन देगा अपने इंडिजेंट पर्सन होने के सिलसिले में कि हम गरीब व्यक्ति हैं, इसमें जो भी फीस बताई गई है कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए जो फीस लगती है हम अदा नहीं कर सकते, तो उस सिलसिले में उस एप्लीकेशन में 3 चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ पे सबसे पहली चीज़ उसमें प्लेंट के अंतर्गत जितनी भी रूल्स बताई गई हैं, जो भी जरूरी चीज़ें बताई गई हैं वो सब उस एप्लीकेशन में होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत उसमें एक शेड्यूल होना चाहिए जिसमें उस गरीब व्यक्ति के मूवेबल और नॉन मूवेबल जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत उस एप्लीकेशन में उस व्यक्ति के साइन और वेरिफिकेशन का होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद जब ये एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष जाएगा तो कोर्ट के समक्ष जाने के बाद वहाँ पे जो चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर होता है वो इस सिलसिले में इंक्वायरी कर सकता है कि वास्तव में ये व्यक्ति उतना ही गरीब है जितना ये दिखा रहा है या नहीं है। और उस इंक्वायरी के बाद, एग्जामिनेशन के बाद जब उसको पाया जाता है कि हाँ वास्तव में ये व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन है, ये गरीब है, दरिद्र है, उस केस को आगे बढ़ाया जाता है और डिफेंडेंट को 7 दिन पूर्व ही एक नोटिस भेज दी जाती है और साथ ही साथ एक डेट डिसाइड कर दिया जाता है कि नेक्स्ट आने वाले दिन में हम आपके द्वारा जो सूट प्रेजेंट किया गया उसको सुनेंगे और इस सिलसिले में आप अपने जो एप्लीकेशन को प्रूव करने के लिए, अपने द्वारा कही गई बातों को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। इंडियन लॉ सिस्टम के अनुसार इसमें यह भी व्यवस्था किया गया है कि अगर उस व्यक्ति ने किसी भी प्लीडर को, किसी भी एडवोकेट को अपने केस के लिए अपॉइंट नहीं किया गया है तो स्टेट के द्वारा उसके लिए एक प्लीडर की, एक एडवोकेट की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद बढ़ते हैं इसकी आगे की प्रोसीडिंग में जो कि इसके विड्रॉ से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि अगर इस केस में एक इंडिजेंट पर्सन ने सूट दायर किया गया है और बीच में ऐसा होता है कि डिफेंडेंट ने या किसी गवर्नमेंट प्लीडर ने ये अप्लाई किया, कोर्ट में ये एप्लीकेशन दिया कि ये व्यक्ति जो खुद को गरीब कह रहा है वो वास्तव में गरीब नहीं है, वो धोखाधड़ी कर रहा है, वो गलत रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, तो उसके बाद अगर उसमें पाया जाता है कि हाँ वास्तव में उस व्यक्ति ने अपने आप को गलत रिप्रेजेंट किया है, वास्तव में वो इतना गरीब नहीं है जितना स्वयं को वो दर्शा रहा है, या फिर उस व्यक्ति ने उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो कि उस सूट में सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड किसी और व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट किया है और उसके फायदे के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड है तो उसके फायदे के लिए उसने कोई एग्रीमेंट कर लिया। तो अगर ये 3 कंडीशंस प्रूव हो जाती हैं कोर्ट में तो उसके बाद कोर्ट इस सूट को विड्रॉ कर देगा।
इसके अलावा इसमें कुछ 7 पॉइंट्स बताए गए हैं जिनके बेस पे एक इंडिजेंट पर्सन के सूट को रिजेक्ट किया जा सकता है। पहले पॉइंट के अंतर्गत अगर प्लेंट सही तरीके से फ्रेम और प्रेजेंट नहीं किया गया है रूल 3 और 2 के अकॉर्डिंग, या फिर वो पर्सन इंडिजेंट पर्सन नहीं है दूसरे पॉइंट के अंतर्गत, या फिर उसने प्लेंट प्रस्तुत करने के 2 महीने पूर्व ही उस सब्जेक्ट मैटर को प्रॉपर्टी को फ्रॉडेंटली गलत तरीके से डिपॉजिट कर दिया कहीं पे, या फिर उसके जो एलिगेशंस हैं वो किसी कॉज ऑफ एक्शन को शो नहीं करते। 5वें पॉइंट के अंतर्गत वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ जिसको सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है उसके साथ किसी एग्रीमेंट में आया है। और 6ठे पॉइंट के अंतर्गत ये बताया जाता है कि जितने भी एलिगेशन, जितने भी तथाकथित अपराध उसमें उस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं वो किसी लॉ के द्वारा बार्ड किए गए हैं। और 7वें पॉइंट के अंतर्गत उसमें ये दिखाया गया है कि एक किसी व्यक्ति ने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप ऐसा कोई प्लेंट, ऐसा कोई केस लाओ और मैं आपको स्पॉन्सर करूँगा, फाइनेंस करूँगा। लास्ट पॉइंट ये है कि रिजेक्शन के बाद अगर इंडिजेंट पर्सन के सूट को रिजेक्ट कर दिया गया है तो रिजेक्शन के बाद भी उसके पास यह ऑप्शन रहता है कि वो इंडिजेंट पर्सन की तरह नहीं, एक केपेबल पर्सन की तरह कोर्ट की सारी फीस को देकर उनको अदा करके एक ऑर्डिनरी तरीके से सूट को आगे बढ़ा सकता है। यहाँ पे कोर्ट ने अगर एक इंडिजेंट पर्सन के सूट को रिजेक्ट कर दिया है तो ये एक तरह से उसके ऊपर एक बार की तरह काम करेगा कि सेम नेचर का कोई भी सूट वो व्यक्ति फिर से उस कोर्ट में नहीं ला सकता। लास्ट में हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि बात करता है कि अगर सूट के प्रोसीडिंग के दौरान ही, ट्रायल ही के दौरान उस इंडिजेंट पर्सन की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या ये सूट अबेट हो जाएगा या फिर उनके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो भी एज अ इंडिजेंट पर्सन ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे और सूट इंडिजेंट पर्सन की तरह ही आगे बढ़ेगा। तो इसमें दिया गया प्रोविजन ये कहता है कि अगर किसी इंडिजेंट पर्सन की जिसके केस में चल रहा है, ये पूरी प्रोसीडिंग चल रही है, ट्रायल चल रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के बाद अगर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि हम इनके वारिस हैं, हम इस सूट को आगे ले जाना चाहते हैं, तो कोर्ट सबसे पहले ये एग्जामिन करेगी, ये पता करेगी कि ये व्यक्ति भी इंडिजेंट पर्सन है या नहीं है। अगर वो कैपेबल पर्सन है तो यहां से वो सूट एक ऑर्डिनरी सूट का रूप ले लेगा और उसके बाद से कोर्ट की फीस जमा करने के बाद ही ये सूट आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एक पावर पर्सन है, एक गरीब व्यक्ति हैं, तो यहां पे ये सूट फिर से इंडिजेंट पर्सन के सूट ही की तरह आगे बढ़ेगा। तो ये था सीपीसी के ऑर्डर 33 के अंतर्गत दिए गए सूट बाय अ इंडिजेंट पर्सन के मेन प्रोविजंस। आई होप आइए आपको सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और जजमेंट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।